आपका कमेंट था कि इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं क्या। अगर लाना है तो कॉपी में क्या लिखे, कैसे लिखे। तो मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं उत्तराखंड बोर्ड के टॉपर्स की नोटबुक लेके आया हूं, जिसने इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है और उत्तराखंड बोर्ड ने रिलीज किया है। देखिए, टॉपर्स की नोटबुक ऐसी होती है, तभी जाके 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। तो मैं उत्तराखंड बोर्ड में जो टॉपर था, जिसको 100 में से 100 नंबर मिले हैं, ठीक है ना, 100 में से 100 नंबर मिले हैं, सुनिएगा। इकोनॉमिक्स में उस बच्चे की जो आंसर शीट का जो मॉडल पेपर आया है, कि आंसर शीट का मतलब उसका एक फोटो स्टेट आता है जो उत्तराखंड बोर्ड ने रिलीज किया, और ये सबके लिए है। यूपी बोर्ड हो, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का सीबीएसई हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉपी में लिखे कैसे। ये मैटर नहीं करता आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैटर ये करता है आप साफ सुथरा लिखते हो, क्वेश्चन को अच्छे से लिखते हो, ठीक है ना। तो चलिए उस बच्चे की शीट को देखते हैं, और कैसे लिखा है, कितना लिखा है, टाइम कैसे उसने वो कर लिया है, मैनेज कर लिया, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको उसकी आंसर शीट दिखाते हुए बताता हूँ। ये रहा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में एक ऐसे बच्चे की कॉपी, जिसको उत्तराखंड बोर्ड में इसको क्या कहा जाता है, टॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉपर, ठीक है ना। उस बच्चे ने क्या लिखा, कैसे लिखा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल लिखा हुआ है, मतलब उत्तराखंड का जो पेपर बोर्ड है वो नैनीताल में है। उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। जो यहाँ पर आपको ब्लैंक ब्लैंक सा नज़ारा होगा, इसमें यहाँ पर उसके मार्क्स लिखे रहते हैं, रोल नंबर वगैरह वो सब नहीं लिखा था, सिग्नेचर वगैरह हटा दिया गया, ताकि क्योंकि पब्लिक में इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर उसके आंसर्स की, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर क्वेश्चन था आपका, चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। मेरे पास इसका क्वेश्चन पेपर भी है, देखिए उत्तराखंड बोर्ड का वही सेम क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, और आंसर शीट आपके सामने है। और ये आंसर मैंने तैयार नहीं किया, उत्तराखंड बोर्ड के इकोनॉमिक्स के टॉपर ने तैयार किया है। उसने एग्जाम में लिखा है 3 घंटे में, सोचिएगा 3 घंटे में इतना बेहतरीन आंसर लिखा है। पहला क्वेश्चन है, चुनाव की समस्या के क्यों उत्पन्न होती है, कारण। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और आंसर देखिए ज़्यादा नहीं लिखा है, देखिए 3 लाइन में आंसर कंप्लीट कर दिया। असीमित आवश्यकता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अब अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 था, मांग में परिवर्तन का अर्थ लिखिए। देखिए इन्होंने भी बहुत इजी से गिरते हुए मूल्य के साथ मांग में मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ते हुए मूल्य के साथ मांग की मात्रा घट जाती है। आप कहेंगे राइटिंग, देखिए राइटिंग भी बहुत ज़्यादा A1 कैटेगरी की तो है नहीं, बस ये का उन्होंने साफ लिखा है, साफ सुथरा लिखा है, ओवरराइट नहीं किया है, चीज़ों को सही गैप पे लिखा है, इसलिए सुंदर लग रहा है। और एग्जामिनर ने धड़ धड़, देखिए अगर यहाँ पर मार्क नहीं दिखा होगा, जहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर मार्क्स मिलना चाहिए, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो खाली दिख रहा है ना, ये मार्क का है, ये मार्क हटा दिया गया है, ताकि मार्क्स, ठीक है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको पूरा 1 नंबर मिला, यहाँ पर 1 नंबर मिला है, यहाँ पर भी 1 नंबर मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, जब सीमांत उपयोगिता एमसीक्यूज में, तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है, तो कुल उपयोगिता क्या होती है, तो आंसर होगा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 था, सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार होती है। सीमांत उत्पाद की आकृति सामान्यतः गिरता हुआ होता है, यानी कि सीमांत उत्पादक पहले बढ़ता है फिर गिरता हुआ, इस तरह से नीचे की ओर उल्टे यू आकृति का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है, तो आपका आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। अब ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो था 3 नंबर से शुरू होता, 3 नंबर का, और यहाँ पर देखिए आंसर भी कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। उत्पादन संभावना वक्त किसे कहते हैं, उसका आंसर थोड़ा सा लिख गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपने देखा पेज बहुत ज़्यादा भरा हुआ नजर है। क्यों, क्योंकि उन्होंने लिखा कम है, दिखाया ज़्यादा है। उसके बाद एक टेबल बना दिया, और उस टेबल से रिलेटेड उन्होंने एक सुंदर सा डायग्राम भी बना दिया। तो ऐसे ही नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। ये टॉपर से सीखिए आपको कि आंसर कैसे लिखना है। बहुत ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते, सही और सटीक लिखने के नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु में, यहाँ पर 3 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन का आपका 1.5 नंबर मिलेगा। सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु। सामान्य वस्तु जहाँ पर मांग का नियम लागू होता है, आय की कीमत के बढ़ने और मांग की मात्रा, ठीक है, दोनों के बीच में। सामान्य वस्तु वे वस्तु है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ने लगती है। इसका मतलब यहाँ पर उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो वस्तु की मांग भी, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया, कीमत की जगह उनको आय लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर भी क्योंकि सब कुछ सही है, देखिए छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो यहाँ पर कीमत लिख दिया जो कि गलत है। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, आय लिखना चाहिए था। निकृष्ट वस्तुएं
यहाँ पर वस्तु की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है। अगर इन वस्तु की मांग कीमत बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 था सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में संबंध। ये भी 3 नंबर का, देखिए दोनों में संबंध, केवल 3 पॉइंट में उन्होंने संबंध बता दिया। सीमांत उत्पाद का अर्थ बता दिया, कुल उत्पाद का अर्थ बता दिया, और उसके बाद दोनों के बीच में संबंधों को बता दिया। 3 नंबर उनको पूरे मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 था उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी 3 नंबर था, क्योंकि उस समय 3 नंबर के 5 क्वेश्चन आते थे। 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये उदासीनता वक्र का अर्थ, उदासीनता वक्र की विशेषताएं, डायग्राम के साथ बता दिया और पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, देखिए कितना बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखा, लेकिन पेज काफ़ी भर दिया उन्होंने। आपको लगा होगा ज़्यादा लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल था, जहाँ पर आपके पास मांग की मात्रा और पूर्ति की संख्या दिया हुआ है और कहा गया है यहाँ पर कि इस चित्र के माध्यम से संतुलन को देखो। ये संतुलन देखिए, कुछ नहीं, केवल डायग्राम बना था और पूरे नंबर मिलने थे, और पूरे नंबर इनके एक्चुअली में मिल भी गए। कितने नंबर का था ये? 3 नंबर का था, और 3 नंबर इस बंदे को पूरे मिल गए केवल इस डायग्राम को बनाने के। बाकी बहुत सारे बच्चे बना नहीं पाए। देखिए डायग्राम भी टेढ़ा मेढ़ा बनाया, लेकिन अच्छा बनाया है। क्वेश्चन 11 था 4 नंबर का क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बताना है चित्र के सहित। सीमांत मतलब घटती सीमांत उपयोगिता कहती है। अब देखिए उन्होंने ये बारे बताया, अन्य बातें समान रहने पर जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की क्रमिक रूप से उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता दर ऋणात्मक यानी कि घटती चली जाती है। इसी को सीमांत। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल को उन्होंने डायग्राम से बता दिया। अब मिल गए पूरे नंबर। बस यही तरीका होता है। मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको डायग्राम बनाना है, आपको टेबल पे देना है, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सीमांत लागत को तालिका एवं चित्र की। सीमांत लागत क्या होता है? देखिए थोड़ा सा 2 लाइन लिखा है, पूरा अगर अपने हिसाब से लिखेंगे तो ये कितना छोटा सा लिखा है उन्होंने। सीमांत का अर्थ इकाई, एक अतिरिक्त इकाई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इसके लिए एक तालिका बना दिया और इस तालिका को डायग्राम से शो कर दिया। 4 नंबर पूरा हो गया। कहाँ लिखा? ज़्यादा नहीं लिखा, दिमाग का यूज़ किया। 13 है पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते? तालिका एवं चित्र की। पूर्ति में वृद्धि, देखिए कीमत की स्थिर होती हुई अन्य तत्वों के कारण जो वृद्धि होती है पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। अब एक कीमत अपनी जगह पर है, पूर्ति बढ़ गई, और इसको जो है डायग्राम में शो कर दिया गया, पूर्ति में वृद्धि हो गया, और हमको 4 नंबर पूरे मिल गए। क्वेश्चन नंबर 14 था तटस्थता मानचित्र क्या है? अनादिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को बताइए। तटस्थता वक्र, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बताया, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो। तटस्थता मानचित्र क्या होता है उसका एक्सप्लेन देना है। तालिका के द्वारा बता दिया। सीमांत प्रतिफल होता है, और बताया गया उपभोक्ता के संतुलन उदासीनता वक्र हो गया। अब उदासीनता मानचित्र की शर्तें बताना है। ये शर्तें हो गई। आप इसी शर्तें सारी बता देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो सेट के साथ थोड़ा अंतर भी पड़ता है, और इसके अलावा एक इसमें ऑप्शनल भी था। क्वेश्चन दे रखा होता सीमांत लागत, तो उन्होंने ऑप्शन वाला क्वेश्चन क्यों किया नहीं? जहां ऑप्शन होता है जो सिंपल होता है उसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, और चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में उन्होंने लिख दिया, ये उनका आंसर है। और साथ ही साथ इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नियम को बता दिया। इसमें 3 नियम होते हैं चित्र के साथ बताने के लिए। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये हो गया इसका चित्र। घटते प्रतिफल का नियम और स्थिर प्रतिफल का नियम, और इनको भी चित्र के साथ स्पष्ट कर दिया, और ये कंप्लीट हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छठा क्वेश्चन था पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन कैसे निर्धारित होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, उसका अर्थ, ठीक है ना, उसमें एकाधिकार। अच्छा इसमें ऑप्शनल है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर बता दिए। तो इन्होंने दूसरे वाले क्वेश्चन किए। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ऑप्शनल, एक पहला दूसरा। इन्होंने दूसरे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। जन दे रखा है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के मध्य अंतर। सबसे पहले दोनों का अर्थ बता दिया और दोनों में अंतर भी बता दिया, और ये कंप्लीट हो गया। मतलब जो क्वेश्चन ईजी है उसी को अटेम्प्ट करना है। समझ में आ गया ना किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है? आगे के क्वेश्चन देखना है तो देखिए मैं बता ही देता हूँ। ये खंड ख यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जहाँ पर क्वेश्चन था कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन है मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तीसरा क्वेश्चन है एमएसपी शून्य होने पर एमपीसी का मान्य कितना होता है? आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 बचत का अर्थ लिखिए। देखिए बचत का अर्थ लिखा गया, बचत आय का फलन है। आवश्यकता इच्छाओं की संतुष्टि करने के बाद जो धन शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है
भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन का अर्थ हो गया। और 22 स्फीतिक अंतराल, ये 3 नंबर क्या होता है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को। अतिरेक मांग को ही स्फीतिक अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। जब सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है उस स्थिति को स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में आपको डायग्राम दे देना, लिखना कम है दिखाना ज़्यादा है, बस इतना बार बार मैं कहना चाहता हूँ। फिर क्वेश्चन है व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताइए। ये हो गया व्यष्टि और ये समष्टि, दोनों का अर्थ बता दीजिए। चाहो तो अर्थ ना भी बताओ, खाली आप अंतरों को बता दीजिए। 3 पॉइंट लिख देंगे, यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी था। उन्होंने ज़्यादा लिख दिया, बस आप इतना ही 3 लिखेंगे तभी आपके लिए कंप्लीट काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था समग्र मांग के घटकों का वर्णन कीजिए। समग्र मांग क्या होता है उसके बारे में अर्थ बता दिया और समग्र मांग के घटक बता दिए। खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के 4 घटक होते हैं, आपको बताया हुआ ऑलरेडी मैंने। और बंद अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के 2 घटक होते हैं। बस एक्सप्लेन कर देना, ये कंप्लीट हो गया। कुछ 3 नंबर में था, आप इससे भी छोटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान खाते में दृश्य और अदृश्य मदों का क्या तात्पर्य है। अदृश्य मदों को उदाहरण के माध्यम से बताइए। तो भुगतान संतुलन किसे कहते हैं उसका अर्थ, फिर दृश्य मदे क्या होती है उसका अर्थ और उसका एग्जाम्पल, अदृश्य मदे क्या होती है उसकी एग्जाम्पल, कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय दर का अर्थ और स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं। यहाँ पर विनिमय दर का अर्थ बताएंगे, 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसका मिलेगा और स्थिर विनिमय दर के लिए 2 नंबर आपको इसका मिल गया, 3 नंबर पूरे। क्वेश्चन नंबर 27 तक गुणक से आप क्या समझ सकते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है उदाहरण के साथ बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुणक क्या होता है, गुणक होता है कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण उसकी आय में होने वाली वृद्धि को के थे। अब इसके सूत्र होता है एमपीसी और इसको कैलकुलेशन के लिए एक एग्जांपल दे दीजिए, हो गया। फिर इसका डायग्राम भी जरूरी नहीं, डायग्राम बनाना पर जरूरी नहीं है, उदाहरण दे दीजिए वही बहुत है। तो इस तरीके से उन्हें एक बाई एक करके सारे क्वेश्चनों का जवाब दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, बजट किसे कहते हैं, बजट के उद्देश्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे के बजट में अंतर, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 था राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की, राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणाएं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये अलग अलग 8 अवधारणाओं को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। 31 है केंद्रीय बैंक की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को हेडिंग के साथ उन्होंने वर्णन किया है। देखिए छोटा छोटा और बहुत जल्दी उसका कंप्लीट भी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है अनैच्छिक बेरोजगारी आपसे क्या समझते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख कारणों को उन्होंने हेडिंग वाइज, जरूरी है हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग कीजिए, सब कुछ इजीली आपका हो जाएगा। और इस बंदे को इस सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कितने नंबर मिले थे, 100 नंबर मिले थे, 100/100, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था 2020 में। 2020 की कॉपी है ये, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। आप भी इसी तरह से कॉपी को मेंटेन कीजिए, आपके भी नंबर पूरे मिलेंगे। आप सब पढ़ने वाले हो, कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।